के वीडियो क्लास में हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज बीकॉम पार्ट 1 में भी पढ़ना है और एमकॉम में भी पढ़ना है। डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट ग्रेजुएशन के पार्ट में पढ़ना है, एमकॉम में भी पढ़ना है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। कंपनियों के समापन। तो कंपनियों के समापन से आप क्या समझते हैं? लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का मीनिंग क्या है? जब किसी आप जानते हैं कि कंपनी का एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, लीगल पर्सन होता है। तो लीगल पर्सन क्यों होता है? क्योंकि कंपनी का एग्जिस्टेंस जो होता है बाय लॉ होता है। तो जिस तरीके से कंपनी का एग्जिस्टेंस बाय लॉ होता है, उसी प्रकार से कंपनी का इंड भी बाय लॉ होता है। तो जिस प्रोसेस से कंपनी का इंड होता है, उसी प्रोसेस को हम लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज कहते हैं। इंड जिस इंड वर्ड जो यूज हम कर रहे हैं, वहीं पर हम लिक्विडेशन यूज करेंगे। यानी जिस प्रोसेस से किसी कंपनी का समापन होता है, इंड होता है, वो लिक्विडेशन कहलाता है। अब आप कहेंगे कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनी होता क्यों है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। जब इन कॉजेज को हम ब्रॉडली क्लासिफाइड करते हैं, तो देयर आर 2 कॉजेज और 2 मेथड बाय व्हिच अ कंपनी में बी लिक्विडेटेड। कंपनी का लिक्विडेशन मेनली 2 मेथड से होता है। फर्स्ट है लिक्विडेशन बाय ट्रिब्यूनल। तो लिक्विडेशन बाय ट्रिब्यूनल को ही हम कंपल्सरी लिक्विडेशन कहते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कोई स्पेशल प्रपोजल के द्वारा लिक्विडेशन कर दिया जाता है, या इलीगल एक्टिविटी में अगर कोई कंपनी आती है तो उसको कर दिया जाता है, लिक्विडेट कर दिया जाता है, या बाय कोर्ट ऑर्डर कर दिया जाता है कंपनी को डिसॉल्व लिक्विडेट करने के लिए। तो लिक्विडेशन बाय ट्रिब्यूनल में डिफरेंट साइड्स है, पॉइंट्स है। हम पॉइंट्स पे बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग सीधे सीधे न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं। तो लिक्विडेशन बाय ट्रिब्यूनल हो गया, और सेकंड हुआ वॉलेंट्री लिक्विडेशन। वॉलेंट्री लिक्विडेशन। अब वॉलेंट्री लिक्विडेशन आप देखेंगे तो वॉलेंट्री लिक्विडेशन ऑफ शेयर होल्डर्स या वॉलेंट्री लिक्विडेशन ऑफ क्रेडिटर्स। इसमें एक ग्रेजुएशन के एग्जाम में, आपके एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आता है कि एक्सप्लेन द मेथड बाय व्हिच अ कंपनी में लिक्विडेटेड। कंपनियों के समापन की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन अगर लिक्विडेशन आपको पढ़ना है तो आपके एग्जाम में 50-50 का चांस रहता है। इस क्वेश्चन का अक्सर आता है। अगर प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन नहीं आया है तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे। तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के बारे में आप जाने कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी कंपनी का समापन होता है, उसे हम लिक्विडेशन ऑफ कंपनी कहते हैं। ठीक है। एक और वर्ड आपको पढ़ने को मिला होगा, डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन में और लिक्विडेशन में काफी का डिफरेंस होता है। लिक्विडेशन से कंपनी का जो लीगल स्टेटस होता है वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन डिसोल्यूशन से परमानेंटली स्टेटस खत्म हो जाता है, यानी परमानेंट संस्था जो है खत्म हो जाती है, बंद हो जाता है, समाप्त हो जाती है। तो लिक्विडेशन में और डिसोल्यूशन में, कभी कभी लिक्विडेशन और डिसोल्यूशन में भी डिफरेंस आता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन लिक्विडेशन एंड डिसोल्यूशन। लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी एंड डिसोल्यूशन ऑफ ए कंपनी।
हालांकि जनरली डिसोल्यूशन का यूज हम लोग फॉर्म के लिए करते हैं, कंपनी के लिए नहीं करते हैं। तो जब हम लिक्विडेशन ऑफ कंपनी की बात करते हैं तो कितने मेथड हैं जिसके द्वारा लिक्विडेशन होता है। तो जब हम ब्रॉडली क्लासिफाइड करते हैं तो वो 2 ही मेथड आता है। फर्स्ट मेथड आता है लिक्विडेशन बाय ट्रिब्यूनल और सेकंड आता है वॉलेंट्री लिक्विडेशन। अब लिक्विडेशन बाय ट्रिब्यूनल में भी पॉइंट्स है, उसको आप देख लेंगे, और वॉलेंट्री लिक्विडेशन में भी पॉइंट्स है, उसे भी आप देख लेंगे। अब लिक्विडेशन का प्रोसेस कैसे होता है आप जानते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ICWA है, कंपनी सेक्रेटरीशिप है, या कॉर्पोरेट ऑफ बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन लोगों में से किसी के द्वारा एक पैनल से लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट होता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की रोल जो होती है इंपॉर्टेंट होती है। लिक्विडेटर का वर्क होता है कि जो कंपनी लिक्विडेट हो रही है, जिस कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, उस कंपनी के असेट्स को सेल करे, कैश कलेक्ट करे, और जितने भी क्रेडिटर्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उनका पेमेंट करे। अगर आउटसाइडर लायबिलिटी का पेमेंट करने के बाद, यानी जो भी क्रेडिटर्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उनके पेमेंट के बाद लिक्विडेटर के पास पैसा बचता है, तो फिर वो कंट्रीब्यूटर को पेमेंट करता है, यानी शेयर होल्डर को पेमेंट करता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोगों को सिर्फ ये बनाना है कि हाउ a liquidator collect the amount from assets and pay the amount to creditors and contributors। हमको ये बताना है। इसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में कौन कौन से आइटम्स होते हैं, रिसिप्ट साइड में क्या होता है, पेमेंट साइड में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको याद नहीं होगा कि रिसिप्ट साइड में कौन कौन आइटम होता है, पेमेंट साइड में कौन कौन सा आइटम होता है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रिसिप्ट साइड में सोर्सेज ऑफ इनकम जो है बहुत ही कम होते हैं। सोर्सेज ऑफ इनकम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी को सेल करके भी पैसा आएगा, तो एक तरीके से वो रेवेन्यू है, इनकम है। तो हम उस टेबल को बनाने चल रहे हैं, उस स्टेटमेंट को बनाने चल रहे हैं। आप स्टेटमेंट को पूरी तरीके से याद करेंगे। याद रखना ये भी है कि पेमेंट साइड में जो भी आइटम होगा उसका सीक्वेंस याद रहना चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस में अगर डिफरेंस होगा, गड़बड़ी होगी, सीक्वेंस अप एंड डाउन होगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। रिसिप्ट साइड में सीक्वेंस मैटर नहीं रखता है, लेकिन पेमेंट साइड में सीक्वेंस मैटर रखता है, यानी प्रायोरिटी के बेस पे आपको पेमेंट करनी होती है, लिक्विडेटर को पेमेंट करनी होती है। तो आइए हम लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के टेबल को देखने चलते हैं, और उस टेबल में कौन सा आइटम रिसिप्ट साइड में आएगा, कौन सा आइटम पेमेंट साइड में आएगा, उसको बेहतर ढंग से पढ़ते हैं। वहीं से हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है। तो आइए देखते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। जैसे आप अन्य स्टेटमेंट में डेट देते हैं, एज ऐड करके यहां पर डेट दे देंगे। ये हो गया रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट। सबसे पहले हम रिसिप्ट साइड में कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, फिर कैश एट बैंक, उसके बाद असेट्स रियलाइज,
असेट्स रियलाइज्ड में क्या होगा, जितने भी असेट सेल किए जाएंगे उसके अमाउंट को ऐड करके लिखा जाता है। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग से कितना अमाउंट आया, जो भी अमाउंट आया उसको यहां दिखा देंगे। फर्नीचर है, जो भी आएगा यहां दिखा देंगे। उसी तरीके से जितने असेट्स होंगे उसको आप यहां दिखाते जाएंगे, उसके अमाउंट को नोट करते जाएंगे और टोटल को यहां आप दिखा देंगे। कैश इन हैंड यहां दिखा देंगे, कैश एट बैंक दिखा देंगे, असेट्स रियलाइज्ड यहां दिखा दिए। उसके बाद असेट्स रियलाइज्ड के बाद आप दिखाएंगे सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी। सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी क्या है? सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी क्या है? कभी कभी कंपनी लोन के लिए अपने असेट्स को मॉर्गेज कर देती है, यानी बंधक रख देती है। तो सपोज कीजिए कि कोई असेट्स मशीन है जिसकी वैल्यू 5 लाख है और 3 लाख लोन पे उसे मॉर्गेज किया गया है। तो 5 लाख की मशीन है, 3 लाख ही लोन है, तो जब उसे कंपनसेट करेंगे तो हमारे पास एटलीस्ट 2 लाख तो आएगा ना। तो जो सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी में उसी को दिखाएंगे। जैसे 5 लाख मशीन की वैल्यू है तो उसमें से हम 3 लाख को माइनस कर लेंगे और हम अपने 2 लाख को यहाँ सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी में दिखा देंगे। तो इस तरीके से सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी का ट्रीटमेंट होगा। इसके बाद कंपनी क्या करती है कि अपने रिजर्व कैपिटल को, आपको याद होगा जब आप कंपनी पढ़े होंगे तो 2 टर्म्स जो थे अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होते हैं और बच्चे इसमें स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिजर्व कैपिटल क्या है और कैपिटल रिजर्व क्या है। तो रिजर्व कैपिटल है जब कंपनी लिक्विडेशन की पोजीशन में अपने शेयर होल्डर से कॉल करती है, वो रिजर्व कैपिटल है। और कैपिटल रिजर्व है जो कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है। तो कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट से आता है, लेकिन रिजर्व कैपिटल जो है वो शेयर होल्डर के पास जो अनकॉल्ड कैपिटल है, जिसे कंपनी ने अभी तक कॉल ही नहीं की है, उसको कॉल करती है और वो जनरली लिक्विडेशन के टाइम में कॉल किया जाता है। तो कंपनी जितने शेयर होल्डर्स के पास पैसा बचा होता है उसको कॉल करती है और उसको हम दिखाते हैं कॉल, रिसीव ऑन कॉल। रिसीव ऑन कॉल करते हैं। रिसीव ऑन कॉल में क्या होता है कि अब जितने शेयर होल्डर से पैसा आया, सपोज कीजिए कि 3 रुपीज ड्यूज है और 5000 इक्विटी शेयर है, तो 5000 इक्विटी शेयर का 3 रुपीज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15000 हुआ। तो रिसीव ऑन कॉल जो हो जाएगा हमारा वो 15000 होगा। लेकिन आप जानते हैं कि कॉल्स इन एरियर है, यानी कुछ शेयर होल्डर में भी पैसा नहीं देंगे, अनेबल हो पेमेंट करने में, तो उस केस में कॉल्स इन एरियर आता है। तो रिसीव ऑन कॉल से जो भी रिसीव ऑन कॉल होगा उसमें से हम माइनस कर देते हैं कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, और उसको एडजस्ट करने के बाद हम अमाउंट को यहां दिखाते हैं और तब जाके हमारा रिसीप्ट साइड कंप्लीट होता है। एक बार फिर फोकस कर लेते हैं रिसीप्ट साइड। रिसीप्ट साइड पे सबसे पहले कैश इन हैंड, जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, गिवन रहता है। कैश इन हैंड कैश एट बैंक भी हो सकता है, और हो सकता है कि कैश इन हैंड हो कैश एट बैंक नहीं हो, या कैश इन हैंड ना हो कैश एट बैंक हो। तो जो रहेगा उसी को आपको दिखाना है। अब ये नहीं सोचना है कि दोनों में से एक नहीं है तो क्या करें, जो नहीं है उसको छोड़ देना है, दोनों नहीं है दोनों को छोड़ देना है। उसके बाद एसेट्स रियलाइज्ड, जितने भी एसेट सेल होंगे लिक्विडेटर के द्वारा उसे हम यहाँ दिखाएंगे। जैसे जैसे सेल होंगे, कोई जरूरी नहीं कि बिल्डिंग ही सेल हो, पहले हमने एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिखा है। स्टॉक सेल हो सकता है, मशीनरी सेल हो सकता है, तो जो भी सेल होगा उसे आप यहाँ दिखाएंगे, उसको यहाँ ऐड करके लिख देंगे। फिर बात आएगी सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी की। तो पहले आप कंप्लीट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि
कहीं कोई मॉर्गेज है क्या। जो मॉर्गेज है असेट्स, उस असेट्स को रियलाइज में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी का पार्ट हो जाएगा। जब भी कोई असेट्स मॉर्गेज होगा तो वो सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी का पार्ट होगा, तो आप उसको यहां दिखाएंगे। उसके बाद रिसीव ऑन कॉल में आप देखेंगे कि कितने शेयर होल्डर से पैसा नहीं लिया गया है। अगर शेयर का दाम 10 रुपीज है तो 10 रुपीज में कितना अमाउंट अभी भी कॉल नहीं किया गया है, और उस अमाउंट को कॉल करेगी कंपनी, और तब उसे हम दिखाएंगे रिसीव ऑन कॉल में। यदि उसमें कॉल सीनियर है तो उसको एडजस्ट कर देंगे, और तब जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल रिसिप्ट हो जाएगा। अब इसी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1 रुपया आए या 1 लाख आए, यही अमाउंट जहां पे खत्म होगा वो पॉइंट, वो टॉपिक, वो अमाउंट आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रिसिप्ट को पढ़े। अब चलते हैं पेमेंट साइड में कौन कौन से आइटम होते हैं। आइए पेमेंट साइड को देखते हैं। अब पेमेंट की बात करते हैं, तो पेमेंट साइड में आपको सीक्वेंस का ख्याल रखना है। अच्छा, एक और बात, इसमें आप टू और बाय का यूज कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में टू बाय का प्रयोग नहीं दिया जाता है। अकाउंट्स में किया जाता है, स्टेटमेंट में नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो किए हैं, तो एक्सपर्ट्स की बात ही अलग है। वो किए हैं तो कीजिए, नहीं किए हैं मत कीजिए, इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं होनी चाहिए। तो अब हम आ रहे हैं पेमेंट साइड में। तो पेमेंट साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे लीगल चार्ज। लीगल चार्ज में जो भी अमाउंट हो उसको हम दिखाते हैं। इसमें भी कुछ लोगों का अलग अलग मत है। कुछ लोगों की ओपिनियन है कि लीगल चार्ज नहीं होकर लिक्विडेशन एक्सपेंसेज होनी चाहिए। जनरली लीगल चार्ज क्वेश्चन में नहीं रहता है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेज रहता है। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेज कब रहता है फर्स्ट में, जब लीगल चार्ज न हो। तो यदि आपसे कोई कहता है कि लिक्विडेशन एक्सपेंसेज फर्स्ट में होनी चाहिए, तो उनसे बताइए कि लीगल चार्ज के ऑप्शंस में लिक्विडेशन को फर्स्ट में लिखते हैं। अब लीगल चार्ज 5 और 6 क्वेश्चन में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसकी जगह जो है खत्म हो गई। लीगल चार्ज हम पहले पे करते हैं, उसके बाद अपना वर्क करते हैं। तो लीगल चार्ज को पहले दिखाएंगे, उसके बाद से लिक्विडेशन एक्सपेंसेज को दिखाएंगे। जो भी लिक्विडेशन एक्सपेंसेज हो उसे आप दिखाते हैं। उसके बाद आता है लिक्विडेटर रेमुनरेशन। वो बेचारा पहले अपना रेमुनरेशन ले लेता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूट करते करते अगर पैसा खत्म हो गया तो हमको कौन देगा। तो लिक्विडेटर रेमुनरेशन हो जाता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेज के बाद। लिक्विडेटर रेमुनरेशन में 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला, वो अमाउंट जो कलेक्ट कर रहा है, रियलाइज कर रहा है, उसके ऊपर परसेंटेज है, या जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसके ऊपर परसेंटेज है। तो जो भी परसेंटेज हो, कभी कभी फिक्स भी होता है, तो फिक्स रहेगा तब तो फिक्स अमाउंट आप यहाँ पर दिखा देंगे। लेकिन अगर परसेंटेज ऑन रियलाइज्ड अमाउंट होगा तो जितना भी रियलाइज्ड अमाउंट, असेस रियलाइज्ड अमाउंट होगा और रिसीव ऑन कॉल होगा, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी होगा, वो टोटल को ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑन रियलाइज्ड वैल्यू या अमाउंट। अगर रियलाइज्ड पे नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन पे है, तो फिर वही बात हो जाएगी परसेंटेज ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जो होगा दोनों को यहाँ पे आप दिखाएंगे, दोनों को यहाँ पर ऐड करके आप यहाँ दिखा देंगे। लिक्विडेटर रेमुनरेशन के बाद हम डिबेंचर होल्डर की बात करते हैं। डिबेंचर का हम पेमेंट करते हैं, जितना परसेंट का डिबेंचर होगा उसको यहाँ दिखाएंगे। अगर डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट ड्यूज है तो इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना होता है, तो डिबेंचर का अमाउंट यहाँ दिखेंगे
और उसके साथ साथ अगर इंटरेस्ट है तो आप इंटरेस्ट को भी दिखा देंगे। इंटरेस्ट को दिखा के दोनों को ऐड करेंगे और फिर अमाउंट कॉलम में आएंगे। आफ्टर डिबेंचर हम क्रेडिटर की बात करते हैं, तो क्रेडिटर की कैटेगरी आपको मिलेगी इसमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर और प्रेफरेंस क्रेडिटर। तो प्रेफरेंस क्रेडिटर क्या है, सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्या है। जिस क्रेडिटर की प्रेफरेंस हो, प्रायोरिटी हो फर्स्ट पेमेंट की, वो प्रेफरेंस क्रेडिटर है। सिक्योर्ड क्रेडिटर जिस क्रेडिटर के कंपैरिजन में हमारा सिक्योरिटी ज्यादा हो, सिक्योर्ड क्रेडिटर है। यानी जो अमाउंट है क्रेडिटर का, ऑब्लिगेशन है क्रेडिटर का, उससे ज्यादा अगर हमारे पास उसके पास सिक्योरिटी हम रखे हैं, मॉर्गेज रखे हैं, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर है। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की ऑब्लिगेशन के कंपैरिजन में सिक्योरिटी कम है, तो वो अनसिक्योर्ड है। ठीक है, वो पार्टली सिक्योर्ड भी कहते हैं, और अनसिक्योर्ड यानी जिसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो हम क्रेडिटर की बात करते हैं, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट पहले करते हैं, उसके बाद पार्टली सिक्योर्ड प्रेफरेंस क्रेडिटर की बात करते हैं। आप प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट कर लीजिए, प्रेफरेंस क्रेडिटर, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, इसके बाद हम आते हैं रिटर्न टू कंट्रीब्यूशन पे। तो रिटर्न टू कंट्रीब्यूशन में हमारी सबसे पहली पेमेंट होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेफरेंस इसका नाम ही है, इक्विटी से पहले इसकी प्रायोरिटी होती है, प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर कैपिटल का पेमेंट करनी हो तो इक्विटी से पहले करते हैं, डिविडेंड की पेमेंट करनी हो तो इक्विटी से पहले करते हैं, इसलिए इसको हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं। तो आप यहाँ रिटर्न टू कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो सीधे हम प्रेफरेंस शेयर पे आ सकते हैं। लेकिन लिखना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो जो कॉपी चेक करेगा आपका, वो समझ जाएगा कि यहाँ से कंट्रीब्यूशन का पेमेंट यानी शेयर होल्डर का पेमेंट स्टार्ट हो गया है। तो रिटर्न टू कंट्रीब्यूशन आप लिखेंगे। रिटर्न टू कंट्रीब्यूशन के बाद आप आएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट करेंगे। यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड देना है, तो आप जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पहले ही उसका क्या डिविडेंड का रेट है वो दिया रहता है। प्रेफरेंस शेयर विदाउट कूपन रेट का नहीं होता है, तो जो कूपन रेट होगा वही आपको डिविडेंड देना है। तो प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड है तो आप उसका पेमेंट कर दीजिए, डिविडेंड दिखा दीजिए। जो भी डिविडेंड है उसको आप यहाँ दिखा देंगे। इसके बाद बारी आती है इक्विटी शेयर होल्डर की। थोड़ा सा स्पेस की कमी है, आप इसे देख लीजिए एक बार, और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर पे चलेंगे। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसके नीचे चलेंगे। आप लीगल चार्ज क्वेश्चन में है तो दिखाइए। उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेज, जब लिक्विडेशन का प्रोसेस होगा तो नो डाउट लिक्विडेशन एक्सपेंसेज होगा ही, तो जो होगा उसको हम यहाँ दिखा देंगे सेकंड में। इसका सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सीक्वेंस पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद लिक्विडेटर रेमुनरेशन। लिक्विडेटर रेमुनरेशन फिक्स भी हो सकता है, तो फिक्स होगा तो कोई टेंशन नहीं है। जो अमाउंट है उसको यहाँ दिखा दीजिए। अगर वो रियलाइज्ड वैल्यू पे कुछ परसेंटेज कह रहा है तो आप रियलाइज्ड वैल्यू पे परसेंटेज दिखा दीजिए। रियलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगा, हमने अभी बताया कि एसेट्स रियलाइज्ड हुआ, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी हुआ, रिसीव ऑन कॉल हुआ, वो रियलाइज्ड टोटल अमाउंट को ऐड करेंगे, उस पे परसेंटेज कैलकुलेट करके हम लिक्विडेटर का रेमुनरेशन काउंट कर लेंगे। उसके बाद अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो डिस्ट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूशन की बात होती है। रिटर्न टू कंट्रीब्यूशन क्या है, उसके ऊपर चार्ज किया जाता है लिक्विडेटर का रेमुनरेशन। तो आपने रिटर्न टू कंट्रीब्यूशन कितना किया वही अमाउंट यहाँ करेंगे, या एज पर क्वेश्चन ये चेंज भी हो सकता है, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद उसको बनाएंगे।
दोनों को ऐड कर लेंगे तो लिक्विडेटर रेमुनरेशन हो गया। आफ्टर लिक्विडेटर रेमुनरेशन हम डिवेंचर का पेमेंट करेंगे। डिवेंचर होल्डर को फर्स्ट में पेमेंट करते हैं, अगर उस पर कुछ इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, फिर प्रेफरेंस क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे, और तब आएंगे रिटर्न टू कंट्रीब्यूशन पे, और रिटर्न टू कंट्रीब्यूशन पे हम प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट करेंगे, उसका डिविडेंड है तो डिविडेंड का पेमेंट करेंगे। अब महज 2-4 आइटम बच गए हैं, स्पेस की कमी है, इसे हम इरेज करके फिर आगे बढ़ते हैं तो बताते हैं। अब रिटर्न टू कंट्रीब्यूशन में प्रेफरेंस शेयर को तो आपने दिखा दिया, उसके डिविडेंड को दिखा दिया। अब इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स का अमाउंट लिखेंगे, आप इनर कॉलम में भी लिख सकते हैं, और इसके भी डिविडेंड को दिखाएंगे। दोनों को ऐड करके दिखा सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर और डिविडेंड के बाद अगर पैसा बचता है तो उसे कहां दिखाएंगे? फिर उसको लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर को देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे। लेकिन जनरली इसके पहले ही पैसा खत्म हो जाता है, तो जिसका पेमेंट करते समय पैसा खत्म हो गया, जैसे आप डिवेंचर होल्डर का पेमेंट करने चले, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करना था 50,000 और आपके हैंड में है 5,000, तो वही 5,000 अमाउंट जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने 50,000 का पेमेंट तो किया नहीं। तो जितना एक्चुअल अमाउंट का पेमेंट करना था, अगर उससे कम अमाउंट आपके हैंड में है तो वही अमाउंट जो है आंसर हो जाएगा, और वही हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि पेमेंट साइड में जितने भी आइटम्स हमने दिखाए थे वो आइटम आपको मेंशन करना है। अगर लीगल चार्ज से बढ़े, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे आया, लिक्विडेटर रेमुनरेशन पे आया, डिवेंचर होल्डर क्रॉस किए, उसके बाद प्रेफरेंस क्रेडिटर में आके फंस गया, तो जहां पे हमारा अमाउंट खत्म वहीं आंसर हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना होगा, जैसे प्रेफरेंस क्रेडिटर का पेमेंट 5,000 था, ओके, और प्रेफरेंस क्रेडिटर के बाद से आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट करनी है, तो प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट हमने कर दिया, प्रेफरेंस क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पर जब आए तो अमाउंट खत्म हो गया, तो वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस स्टेटमेंट को याद कर लीजिए। आपके बुक में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, लेकिन वो टफ है, उसको याद करना कठिन है। आप इस स्टेटमेंट को याद करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन बनेगा। अब यदि इक्विटी शेयर होल्डर के बाद भी पैसा बच जाता है, तब उसमें लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर इन सरप्लस प्रॉफिट, या शेयर ऑफ प्रेफरेंस सरप्लस प्रॉफिट कर दीजिए, और इक्विटी शेयर इन सरप्लस प्रॉफिट। इसको डिफरेंट नेम से भी लोग लिखते हैं, आप अगर कोई दूसरा लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ बीकॉम का जब क्वेश्चन बनाइएगा तो 1 या 2 क्वेश्चन में यहां तक आप आएंगे, अदरवाइज आप नहीं आएंगे, यहां तक नहीं आएंगे। तो यहीं पे हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। हमेशा याद रखना है कि इसका टोटल आप वहीं करेंगे जहां पे इसका टोटल आता है, यानी दोनों का टोटल, रिसिप्ट एंड पेमेंट का टोटल इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं कि रिसिप्ट का टोटल यहाँ कर दिए और पेमेंट का टोटल नीचे लेकर चले गए। तो हमेशा ध्यान रखना है कि रिसिप्ट और पेमेंट दोनों का टोटल आमने सामने हो, ओके। तो आप स्टेटमेंट को याद कर लीजिए। इसके बाद वाले जब हम वीडियो में आते हैं, क्लास में आते हैं, तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल पे दिखाएंगे। और तब तक आप स्टेटमेंट को याद कीजिए, लिक्विडेशन को पढ़िए, लिक्विडेशन में जो 2 क्वेश्चन लिखा है उसको देखिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।